हेलो दोस्तों, NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 14 का ये पार्ट 4 रहने वाला है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जो सॉइल कंजर्वेशन है उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड आखिर है क्या। ठीक है, ये न्यू जो बुक्स लॉन्च हुई हैं NIOS के द्वारा, जो न्यू बुक्स लॉन्च करी गई हैं ज्योग्राफी के क्लास 12 के NIOS की, उस बेस पर है ये। ठीक है, पूरी की पूरी जो सीरीज़ रहेगी पूरी की पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा ज्योग्राफी। ठीक है, ये चैप्टर 14 चल रहा है। ठीक है, और इसका चैप्टर 14 का पार्ट 4 रहने वाला है। नाम है चैप्टर का लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराइए, और सो दैट कि फिर हम आगे अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर सकें और कुछ और चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें इंक्लूड कर सकें और कुछ आपके बेनिफिशियल के, आपके फेवर में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें करी जा सकें। ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका जो सहायता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं सॉइल को कैसे कंजर्व करा जा सकता है। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू दैट कि सॉइल जो है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा, लाइक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर सलाइन वाटर हो गया, यानी सैलिनिटी जो इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल अर्थ का। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉइल को डैमेज करते हैं। तो काफ़ी सारे कॉजेज जो हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें सारे के सारे कॉजेज जो है, प्रॉब्लम्स है सॉइल की, डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल और सोशल कॉज जितने भी है सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सॉइल को कैसे कंजर्व करा जा सकता है। फर्स्ट चीज़ कि हम जो है ना ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्लांट कर सकते हैं। देखिए हमारा बर्थडे आता है, वी नो दैट कि हमारी जो लाइफ है, हम कहीं ना कहीं हर साल एक साल कम होते जाते हैं, हमारे जो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर क्यों ना हम अपनी अर्थ को भी थोड़ा सा बचाते हो चलें, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी थोड़ा सा बचाते हो चलें, सो दैट कि उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकें। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक काफ़ी जनों के पास नहीं है, मैं मानता हूँ ये बातें, बट क्यों ना हम एक ग्रीन ड्राइव रखें, ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव, सो दैट कि हम अपने हर बर्थडे पर एक ट्री प्लांट करें या फिर एक पौधा प्लांट करें, सो दैट कि वो पौधा बड़े होकर कंट्रीब्यूट कर सके हमारे जो अर्थ के एनवायरनमेंट में, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, सो दैट कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना उसको भी वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक लाइक जो वो डिज़र्व करती हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ट्री लगाने से क्या होगा कि हमारे जो आपको तो पता ही है कि जो थार डेजर्ट है, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो बहुत ज़्यादा एनक्रोच कर रहा है जो नॉन डेजर्टेड एरिया है। तो वहाँ पर उसकी जो एनक्रोचमेंट है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो सॉइल है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होगा, हम जो है ना वहाँ पर ट्री प्लांट कर सकते हैं और एक ट्री का जो है ना बैरियर बना सकते हैं, और वो बनाया भी जा रहा है राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, सो दैट की जो डेजर्ट का एनक्रोचमेंट है नॉन डेजर्टेड एरिया में वो कम किया जा सके। ठीक है, हम फार्मिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मोनोक्रॉपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बार में एक ही क्रॉप लगाएंगे और लगातार एक ही प्रकार की क्रॉप लगाएंगे। जैसे कि राइस लगा लिया इस बार तो अगली बार भी राइस, फिर दोबारा राइस। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक साइंटिफिक जो क्रॉप रोटेशनल मेथड है ना उसको यूज में लेकर आ सकते हैं और जो क्रॉप रोटेशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को हम अपना सकते हैं। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मोनोक्रॉप सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ पढ़ेंगे, मगर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम एक साथ काफ़ी सारी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो एज इट इज़ मेंटेन रहती है, मतलब ज़्यादा उसको डैमेज नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो फ्लडिंग वगैरह जो होती है, आपने देखा होगा कि हर मानसून में हमें ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में और बिहार की जो सौरो ऑफ द बिहार कोसी रिवर की बात करूं मैं, तो वहाँ पर भी हमें फ्लडिंग देखने के लिए मिलती है। हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी जो कंट्रीज़ हमारी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है वो जब चाइना में बहती है तिब्बतन प्लेट्यू में, तो उसको सैंगपोल बोला जाता है। मगर चाइना क्या करता है कि हमारे साथ डेटा वगैरह शेयर नहीं करता है, कभी कभी लेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे कंट्री के
के साथ डेटा अगर शेयर करके अगर अपनी चीज़ों को बचा सके ना तो बचा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर कोई कंट्रीज डेटा नहीं शेयर करती है तो इससे क्या होता है कि हम अपनी तरफ से मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम चेक बैंक बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ से जहाँ पर जो फ्लडिंग वाला एरिया है वहाँ पर हम जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उसको पहले से ही तैनात रख सकते हैं, या फिर हम वहाँ से जो वहाँ पर पीपल रह रहे हैं ऑलरेडी उस एरिया में उनको रिलोकेट कर सकते हैं किसी दूसरे एरिया में, सो दैट कि जो जान माल की हानि होती है ना, लाइवलीहुड और इकोनॉमिक सोशलहुड जितने भी यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड चाहे वो सोशल से रिलेटेड जितने भी हमें लॉस होते हैं उन सबको प्रिवेंट करा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। हम चेक डैम बिल्ड कर सकते हैं, गिलीज बिल्ड कर सकते हैं, सो दैट कि जो स्लोप्स पर रनिंग वाटर होता है ना उसको एक रास्ता मिल जाए और वो जो है ना उससे कोई भी ना तो लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हो ना कुछ ऐसी कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा अपनाई जा सकती हैं। हम चैनल्स को डिग कर सकते हैं सो दैट कि हम पानी पहुँचा सकें, जो अनइरिगेटेड एरिया है ना वहाँ तक पानी पहुँचा सके और वहाँ पर भी हम इरिगेशन जो मेथड है उनको अपनाकर वहाँ पर भी क्रॉप वगैरह को कल्टीवेट कर सकें और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, और स्लोप पर भी जैसे कि टेरेस फार्मिंग होती है, कॉन्टूर फार्मिंग होती है, तो वहाँ पर पानी रुक नहीं पाता, तो उस जगह पर हम जो है ना कहीं चैनल्स को डिग कर और इरिगेशन मैथड जो न्यू इरिगेशन मैथड्स हैं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन उनको हम यूज़ में लेकर आ सकते हैं और वहाँ पर भी हम जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो इरोड होते हैं उन्हें भी हम इरोजन से बचा सकते हैं। इरोजन से कैसे बचाया जा सकता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज अफॉरेस्टेशन। हम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाने से जो ज़मीन है जो पेड़ों की जड़ें हैं वो ज़मीन को पकड़ कर रखती हैं और वहाँ पर जो है ना फिर इरोजन नहीं होता है। इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज के समय में जो किसान लोग फेस करते हैं, बारिश आती है तब भी, चाहे वो क्या नाम है एक इरिगेशन सिस्टम होता है दैट इज़ दी बोरो। ठीक है, बोरो इरिगेशन सिस्टम जिसमें पानी भर दिया जाता है खेत में, फिर उसके बाद उसमें खेती करी जाती है, तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी और उसमें सैलिनिटी भी इंक्रीज होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी कहीं ना कहीं उस प्रिवेंट करा जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन को हम चेक कर सकते हैं, काउंटर प्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर प्लांटिंग, वेजिटेशन कवर और फॉरेस्ट रिस्टोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बफर स्ट्रिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको ज़्यादा बढ़ने से रोका जा रहा है, तो इसीलिए हम एक बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं सो दैट कि जो डेजर्ट का एरिया ना उसको रोका जा सके। और बफर जोन कैसे क्रिएट होगा? ट्री की प्लांटेशन से। ठीक है, विंड ब्रेक लगा सकें, क्योंकि विंड भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं इरोजन के। ठीक है, वो एक जगह से ले जाती हैं सामान को और दूसरी जगह पटक देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कहीं हम विंड ब्रेक लगा सकते हैं सो दैट कि जो फार्मर्स की जो लैंड है और जो सॉइल है वो एज इट इज़ बरकरार रहे। ठीक है, और प्रॉपर हमें वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खाक हो गए इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब सॉइल में ऐड होता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना और सॉइल की जो सांद्रता जितनी भी चीज़ें उसमें होती है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचती है और सॉइल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है ना। और ये सारी चीज़ें वेस्ट डिस्पोजल का मैनेजमेंट हमें होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपना सकते हैं ताकि हम सॉइल को कंजर्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड एक तरह का कार्ड है जिसमें फार्मर्स को कहीं ना कहीं काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि अपने खेत में वो कौन कौन सी क्रॉप में कौन कौन से न्यूट्रिशंस और कौन कौन से फर्टिलाइजर्स वगैरह को लगा सकते हैं और उन्हें कितना लगाना चाहिए। ठीक है, ये 12 पैरामीटर पर बनाया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड, क्योंकि सॉइल की वहाँ से मिट्टी ली जाती है, फिर उसके बाद उसको लैब में टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, फिर उसको टेस्ट करा जाता है, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, तो उसके अनुसार ही उस सॉइल पर कितना फर्टिलाइजर, कितना यूरिया, कितने फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना चाहिए और कौन सी क्रॉपिंग में कितने होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। ये स्कीम 5 दिसंबर 2015 को लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है हर 3 साल में फार्मर्स को इंडिविजुअली तौर पर इशू करा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं कि ये हर 3 साल में इशू होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन दी जाती है कि कितने सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस हैं और कितने हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी क्या है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि सॉइल के सैंपल पहले कलेक्ट करे जाते हैं, फिर उसके कलेक्ट करने के बाद उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है लेबोरेटरी में। अब ये पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला तो पीएच लेवल देखा जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखी जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन देखा जाता है, नाइट्रोजन देखी जाती है, फॉस्फोरस देखी जाती है, पोटासियम देखा जाता
जाता है, सल्फर देखी जाती है, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड ये सारी सारी फार्म होल्डिंग पर जितना फार्म होता है उस पर ये सारी सारी पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और उसी के अनुसार न्यूट्रिशंस और फर्टिलाइजर्स बताए जाते हैं कि इतने इतने न्यूट्रिशंस है, इतनी इतनी फर्टिलिटी आपकी सॉइल की है, और उस हिसाब से आपको फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स वगैरह यानी यूरिया वगैरह इस्तेमाल करना है पर क्रॉप। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इससे जो है ना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाते हैं, उससे हम ज़्यादा ना लगाकर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट को हम फार्म में फिर यूज़ करते हैं, और इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और इससे जो है ना जॉब भी इंक्रीज होती है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, यूथ हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एक लैबोरेटरी खोल सकते हैं और उसमें जो है ना फिर अपने जो खेत की जो जितने फार्मर्स हैं उनके सॉइल के सैंपल लेकर आ सकते हैं, और उन्हें चेक कर उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एड प्रोवाइड यानी सहायता प्रोवाइड करा सकते हैं, और एक तरीके से जॉब क्रिएशन का भी एक माध्यम बन जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ओवर यूज जो यूरिया होता है ना उसको भी कहीं ना कहीं कर्ब करा जा सकता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को। ठीक है, अब इसमें जो है फार्मर्स की डिटेल्स भरी जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड में, और फार्मर्स के सॉइल टेस्ट रिजल्ट होते हैं, फिर जनरल रिकमेंडेशन दी जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड में कि आपको क्या क्या करना है। हर 3 साल में ये चीज़ें होती हैं, और इस तरीके का आपका सॉइल हेल्थ कार्ड दिखता है। यहाँ पर फार्मर्स की डिटेल होती है यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में। ठीक है, और फिर उसके सॉइल की जो टेस्टिंग होती है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यानी यहाँ पर सेकेंडरी यानी मेज और न्यूट्रिशंस वगैरह की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी जाती है। चलिए, यह आपका पूरा का पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड और आपके सॉइल कंजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना आपके चैप्टर से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। ये जो पेज है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आती, अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर नोटिफिकेशन अपलोड होने से पहले ही पहुँच जाती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए जरूर से जल्दी से। ठीक है, चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।